नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है। लगातार जिस बीजेपी को अंडर एस्टिमेट किया जा रहा था, उस बीजेपी ने कमाल किया और अब तक का सबसे बड़ा बहुमत हासिल किया। इसमें केंद्रीय नेतृत्व से लेकर क्षेत्रीय नेतृत्व तक हर किसी ने बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई। घोषणा पत्र भी बहुत अहम भूमिका उसकी यहां पर रही। इस घोषणा पत्र को और बीजेपी का जो विजन है उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई एक ऐसे शख्स को जिसके पास एक लंबा अनुभव है। छत्तीसगढ़ को पहला आदिवासी चेहरा भी मिला मुख्यमंत्री के तौर पर। विष्णुदेव साय जी हमारे साथ हैं। और विष्णुदेव साय जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको देता हूं सर। जी धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री भी आप बने और केंद्र से लेकर विधायक दल तक ने आपके ऊपर ये जिम्मेदारी दी है, भरोसा जताया है कि जो विजन है बीजेपी का, जो घोषणा पत्र है, उसे छत्तीसगढ़ की जनता को अच्छे तरीके से डिलीवर करने की। कैसे इस जिम्मेदारी को आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और सभी राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने एक छोटे से पार्टी के कार्यकर्ता पर इतना बड़ा विश्वास व्यक्त किया है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। मुझे पूरा विश्वास है कि उनके आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से ये जो जिम्मेदारी है इसको ठीक से निभा पाने में मैं सफल हो पाऊंगा। सर, शपथ लेते साथ सबसे पहला फैसला 18 लाख पीएम आवास का था। इस फैसले को लेने के पीछे कुछ खास वजह? देखिए, हम लोग की जो मोदी की गारंटी, जो चुनावी घोषणा पत्र था, उसमें छत्तीसगढ़ की जनता से वादा था कि अगर हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में बनती है तो जो मुख्यमंत्री होंगे वो पहला काम जो पिछले कांग्रेस के 5 साल के शासनकाल में प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे, 18 लाख लोग, ऐसे लोगों का मकान की स्वीकृति करना। और मुझे बताते हुए खुशी भी हो रही है और गौरव का भी अनुभव हो रहा है कि शपथ ग्रहण के बाद पहले कैबिनेट के बैठक में ही हम लोगों ने 18 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिले, इसका निर्णय ले लिया है। और अब छत्तीसगढ़ में जो पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस के शासनकाल में अपने हक से वंचित हो गए थे, ऐसे लोगों को पक्का का मकान मिलेगा। सर, भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा रहा इस चुनाव में और आपने कल कहा भी कि 0 टॉलरेंस रहेगा भ्रष्टाचार पे। किस तरह की कार्रवाई या किस तरह की नीति का सोच रहे हैं आगे? बिल्कुल 0 टॉलरेंस रहेगा और इसके लिए जो भी हम लोग के सामने में आएगा शिकायत, उसकी जांच होगी और दोषीदार लोगों के ऊपर में सख्ती से कार्रवाई सरकार करेगी। पिछले जो बहुत सारे आरोप भ्रष्टाचार के बहुत से मामलों पे लगे हैं, क्या उन पर भी किसी प्रकार की कार्रवाई होगी, जांच होगी? बिल्कुल होगी। जो भी गलतियां हुई हैं उन पर जांच भी होगी, कार्रवाई भी होगी। सर, 2 साल के बोनस देने की भी आप लोगों ने यहाँ पर बात कही है। वो किस तरीके से किसानों को डिलीवर होगा, क्या सोच रहे हैं उसके बारे में? मोदी की गारंटी में हम लोगों ने वादा किया है छत्तीसगढ़ के किसानों से। जब हम लोग सरकार में थे तो 2 साल का बोनस उनको नहीं दे पाए थे और 2 साल का बोनस 25 दिसंबर को आदरणीय छत्तीसगढ़ के निर्माता और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, तो मतलब उस दिन हम लोग का कमिटमेंट है कि बोनस की राशि संबंधित किसानों के खाते में भेजेंगे। सर, युवाओं का भी बड़ा आप लोगों को सपोर्ट मिला है और एक बड़ा मुद्दा भी बना था पीएससी फर्जीवाड़ा, और आप लोगों ने जांच की भी बात कही थी, तो क्या इस पर भी किसी प्रकार की कोई जांच होगी? बिल्कुल, इस पर भी हम लोग उच्च स्तरीय जांच कराएंगे। सर, धर्मांतरण या हिंदुत्व एक बड़ा मुद्दा इस चुनाव में रहा और लोगों ने इस मुद्दे पर आप लोगों का सपोर्ट भी किया। इसे रोकने के लिए भी क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे, चाहे धर्मांतरण की बात हो या बीरनपुर या कवर्धा जैसे मसले हुए?
हाँ, पिछले कांग्रेस की सरकार में धर्मांतरण जोरों पर हुआ और इसमें कहीं ना कहीं सरकार में बैठे हुए लोगों का सह भी था, क्योंकि जो लोग धर्मांतरित होते हैं वो कांग्रेस के वोट बैंक हो जाते हैं और निश्चित रूप से इस पर भी हमारी सरकार जो भी आवश्यक कदम होगा उठाएगी। आपको लगता है कि ये एक मुद्दा बना चुनाव में और जनता ने आप लोगों की बातों पे भरोसा किया कि नहीं, ये धर्मांतरण हो या फिर बीरनपुर हो या कवर्धा हो, इसमें आप लोगों का पक्ष सही था? जी बिल्कुल। आज छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश की जनता को भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास है, हमारे सभी राष्ट्रीय नेतृत्व पर विश्वास है कि मोदी जी का जो मंत्र है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और उस अनुरूप हमारी पार्टी की सरकार काम भी करती है। ये आज छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश की जनता में विश्वास है। सर, 3 तारीख के बाद से जब से रिजल्ट आया, मैंने जबरदस्त उत्साह कार्यकर्ताओं में भी देखा और पब्लिक में भी देखा। एक बड़ा चेंज हुआ है। शपथ ग्रहण जिस ग्राउंड पर हुआ, उस ग्राउंड पर भी पहले जब मैं मौजूद था, जब प्रधानमंत्री की पहली सभा हुई थी और प्रधानमंत्री ने बदलबो का नारा दिया था, वहां पर उसी ग्राउंड पर शपथ ग्रहण हुआ। कैसे वहां का माहौल भी आपने देखा था, जबरदस्त उत्साह था। कैसे इस पूरी यात्रा को देखते हैं, पहली सभा से लेकर शपथ ग्रहण तक की चुनाव की यात्रा? देखिए, जिस ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उसी में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी चुनावी सभा हुआ और उस दिन उन्होंने आह्वान किया था कि ये दारी बदल के रहिबो, नहीं सहिबो, ये दारी कांग्रेस के सरकार ला बदल के रहिबो। और ये नारा जबरदस्त काम किया, पूरे प्रदेश में काम किया और छत्तीसगढ़ के मतदाता 5 वर्षों के कांग्रेस के कुशासन से पीड़ित भी थे। एक छटपटाहट थी, काहे कि कांग्रेस की सरकार ने उनके साथ विश्वासघात किया था, वादा खिलाफी करने का काम किया था। और इसलिए जब 3 तारीख को रिजल्ट आया, भारतीय जनता पार्टी को अपार सफलता मिली, तो कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह था। सर, बहुमत तो आप लोगों को पहले भी मिलता रहा है, 15 साल आप लोगों की सरकार रही, लेकिन इस बार जितना बहुमत कभी नहीं मिला। तो इतने बड़े प्रचंड बहुमत के पीछे क्या आपको लगता है, क्या कारण थे, कौन से मुद्दे थे कि जनता ने इतना बढ़ चढ़कर आप लोगों को बहुमत दिया? और खासकर आप जहां से आते हैं, सरगुजा संभाग, वहां तो क्लीन स्वीप कर दिया। बिल्कुल जी बिल्कुल। हमारा सरगुजा संभाग से तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। 14 की 14 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती और इसमें हम लोगों का मोदी की गारंटी, उसका भी असर है। और कहीं ना कहीं 5 साल की कांग्रेस शासन के कुशासन में जो जनता पीड़ित थी, वो भी एक कारण है। सर, 5 साल आप लोगों को अंडर एस्टिमेट किया जाता रहा। अब प्रदेश अध्यक्ष भी रहे शुरुआत में, कोई गिनता नहीं था कि बीजेपी कहीं दौड़ पे भी दिख रही है, कोई मानने को तैयार नहीं था। फिर कैसे, क्या रणनीति रही आपको लगता है कि अचानक से आप लोग दौड़ते हुए इतनी बड़ी छलांग लगा ली कि अब तक के सबसे बड़े बहुमत पे पहुंच गए? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश की जनता का विश्वास आज भारतीय जनता पार्टी पर है। आदरणीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर है और हम लोग का भरपूर मार्गदर्शन मिला चुनाव में। हमारे आदरणीय ओपी माथुर जी चुनाव के प्रभारी थे, आदरणीय मनसुख मांडविया जी जो केंद्रीय मंत्री हैं सह प्रभारी थे, उसके अलावा और भी कई हमारे लोग लगे थे। सब लोगों ने पूरे प्रदेश में भ्रमण करके कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, यशस्वी गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और भी हमारे केंद्रीय नेता छत्तीसगढ़ आए, लोगों के बीच में गए, उनका उत्साह बढ़ाए। ये सब भी बड़ा उनका योगदान रहा। कार्यकर्ताओं में नए उत्साह का संचार हुआ और प्रदेश सरकार की विफलता भी थी, लोग इस सरकार से छुटकारा पाना चाहते थे, वो भी एक कारण था और भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी सफलता मिली। गृह मंत्री की आपने बात की, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब पहुंचे थे आपके यहाँ पर और चुनाव प्रचार के दौरान कहा भी था कि आप इनको जिताइए, मैं बड़ा आदमी बनाऊंगा, खूब चर्चा हुई थी। तब क्या कुछ हिंट मिला था या जहन में आया था कि बड़ा आदमी क्या, अगर केंद्रीय गृह मंत्री जैसे कद का आदमी बोल रहे थे? अब इतने बड़े आदमी बोल रहे हैं तो उसके पीछे कुछ कारण तो रहता है। बड़े आदमी बोलते हैं तो ऐसे तो बोलते नहीं।
तो उनके जहन में लगता है आपको कि नाम पहले से घूम रहा होगा कि हाँ अब एक उपयुक्त कैंडिडेट हो सकते हैं? नहीं, मैं तो पार्टी का सिपाही हूँ और हमेशा पार्टी का आदेश का पालन किया हूँ और हमेशा बोलता हूँ कि आगे भी जो पार्टी का आदेश होगा उसका पालन करूँगा। तो मेरा तो स्वभाव में है कि जो भी पार्टी का आदेश होता है उस अनुरूप काम करता हूँ। अब आप सीएम बने हैं तो प्रधानमंत्री से भी आपकी बात हुई है, क्या कुछ मार्गदर्शन मिला है आगे किस तरीके से आगे बढ़ना है, प्रायोरिटी क्या रखनी है? बिल्कुल, शपथ ग्रहण में आए थे, आशीर्वाद उनका मिला है और उनने खूब काम करने, छत्तीसगढ़ को आगे विकास की दृष्टि से बढ़ाने के लिए आशीर्वाद दिया है। सर, आप सौम्य छवि के तौर पे आप जाने जाते हैं, बहुत सरल सहज हैं, सहज उपलब्ध हैं, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती जहां कठोर निर्णय भी लेना पड़ता है। तो ऐसे क्या कठोर निर्णय को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, या क्या कोई मैसेज देंगे ऐसे कठोर निर्णय को लेकर, या कहीं आपको लगा कुछ गलत हो रहा है? नहीं, वो तो जो भी छत्तीसगढ़ के हित में, छत्तीसगढ़ की जनता के हित में जो भी निर्णय लेना पड़ेगा वो लिया जाएगा। आपने कल एक बड़ी बात भी कही थी कि पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर हम कोई काम नहीं करेंगे। ये किस तरीके का मैसेज देने की आपकी कोशिश थी? हमारा ये मैसेज था कि जो भी पिछले शासन में काम कर रहे हैं जी, अब उनको मतलब उनके मन में कोई भय नहीं हो, इसलिए हमने कहा कि भाई आप जैसे भी थे लेकिन अब मतलब काम ठीक से करिए। अब आप लोगों को थोड़ा मौका दिया जाता है और फिर पुराना ढर्रा अगर किसी का नहीं छूटेगा तो उस तरह से सोचेंगे। और हम तो लंबे समय से रहे हैं तो बहुत कुछ जानते हैं कि कौन आदमी कैसा है, कौन अधिकारी कैसा है। जी, तो सौम्य छवि के विष्णुदेव साय समय पड़ने पर कठोर फैसले भी लेंगे। बिल्कुल। तो ये लोग मान के चलें कि विष्णुदेव साय सिर्फ प्यार से समझाते नहीं, जरूरत पड़ने पर कठोर कार्रवाई भी करते हैं। बिल्कुल, और इसका उदाहरण छत्तीसगढ़ की जनता एक आध बार देख भी चुकी है। चलिए। जी जी बिल्कुल। जशपुर की हम बात करें सर, जहां से आप आते हैं, वहां भी कंटिन्यू कुछ न कुछ धर्मांतरण जैसे मुद्दे आते रहे और आप, हमने देखा भी प्रखरता के साथ आप उन मुद्दों को उठाते भी रहे वहां पर। क्या लगता है कि खास तौर पे आदिवासी बेल्ट में ये समस्याएं ज्यादा हैं, और क्योंकि आदिवासी बेल्ट में अच्छा खासा आप लोगों को समर्थन भी मिला है, तो खास तौर पे वहां के लोगों के विकास के लिए, जो जमीन पर उनका विकास हो, उसके लिए भी कुछ खास आपकी रणनीति रहेगी, कुछ काम आप सोच के रखा है आपने? बिल्कुल, सोच के भी रखे हैं और आगे भी और सोचेंगे, उनके साथ मिलेंगे, बैठेंगे भी, चर्चा भी करेंगे और उनका भी समुचित विकास हो, इसके लिए सरकार पूरा ख्याल रखेगी। लोकसभा चुनाव भी आने वाले समय में है, 11 सीटें हैं और पिछली बार 9 आप लोगों की रही हैं, तो उसे किस तरीके से आप देखते हैं कि क्या टारगेट कुछ वहां लेके चल रहे कि लोकसभा में, क्योंकि अच्छा खासा माहौल आप लोगों के फेवर में? 2024 में लोकसभा का चुनाव है जी, और 11 लोकसभा की सीट छत्तीसगढ़ में है। पूरी की पूरी 11 लोकसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी को जिता के देंगे। आपको लगता है कि ये जो विधानसभा के मुद्दे हैं ये आगे भी बढ़ेंगे, लोकसभा में भी काम आएंगे? खास तौर पे जो हिंदुत्व एक बड़ा मुद्दा छत्तीसगढ़ में बना है और जिसे लोगों ने बढ़ चढ़कर आपका फेवर भी किया है, ये एक अहम मुद्दा हो सकता है? देखिए, आज तो आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी ही पर्याप्त हैं अकेले। जी, आज देश की जनता का, बच्चा बच्चा का विश्वास आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर है। आज इतने मतलब वो पॉपुलर हो गए हैं, आज कहीं ना कहीं हम नहीं कहेंगे, निश्चित रूप से आज विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में से हैं। और इस देश की जनता पूरी तरह से उनको समझ चुकी है कि यही एक व्यक्ति हैं जो मतलब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जिसको मूल मंत्र मानते हुए काम कर रहे हैं और पूरे विश्व में भारत का डंका बजा रहे हैं। राम मंदिर भी बन रहा है और आप लोगों के घोषणा पत्र में भी था कि वहां भी ले जाया जाएगा, तो क्या राम मंदिर को लेकर भी कुछ यहाँ से आप लोग यात्रा निकालेंगे या पहुंचेंगे वहां पर, कुछ ऐसा सोचा है? बिल्कुल, 2024 में 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का होना तय हुआ है और हम लोग अपने मोदी की गारंटी में एक रामलला दर्शन योजना का भी वादा प्रदेश की जनता से किए हैं और निश्चित रूप से उसका भी अमल होगा, उस पर भी अमल होगा।
सर वैसे तो आपके बारे में क्योंकि लंबा राजनीतिक करियर रहा है तो सभी जानते हैं, फिर भी जशपुर के बगिया में आप रहते हैं और बहुत कम उम्र में आपको परिवार की भी जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। तो हम माने की जिम्मेदारी जो उठाने के जो है आपका एक्सपीरियंस काफ़ी छोटे समय से ही आ गया था और वो जिम्मेदारी उठाते उठाते आज आप सीएम पद की जिम्मेदारी तक उठाने तक पहुंच गए। देखिए, मेरा पूरा जीवन बचपन से ही संघर्ष में रहा है। हम जब 10 साल के थे तो पिताजी का साया हमारे सर से उठ गया था और 4 भाइयों में सबसे बड़ा भाई होने के नाते पूरे परिवार की जिम्मेदारी अनायास हमारे ऊपर आ गई। तो हमने पढ़ाई के साथ साथ घर का खेतीबाड़ी का काम, अपने भाइयों को पढ़ाने लिखाने का काम, सामाजिक काम सब को संभालते हुए आगे बढ़े। और हम तो कभी सपने में भी नहीं सोचे थे कि राजनीति के क्षेत्र में हमको इतना आगे जाना पड़ सकता है, लेकिन शायद प्रभु की इच्छा, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद और पार्टी का ये आशीर्वाद कि आज इस मुकाम पर हम पहुंच गए। आपका जो राजनीतिक करियर है और आपकी जो कार्यशैली है, मुझे लगता है कि नए कार्यकर्ता या नई जनरेशन के लिए इंस्पिरेशन भी है, प्रेरणा भी है। आपने कभी कुछ मांगा नहीं, बल्कि पार्टी ने जब जो कहा उस निर्णय का पालन किया। आपको लगता है ये भी एक बड़ा बेस है जो बार बार पार्टी आप पे भरोसा जताती रही? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें लोकतंत्र है, जिसमें एक छोटा कार्यकर्ता भी अपनी निष्ठा, ईमानदारी और परिश्रम के बदौलत बड़े बड़े पदों पर जा सकता है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सबका आकलन करती है। इस पार्टी में मांगना नहीं पड़ता है, जिसकी योग्यता होती है उसके अनुसार पार्टी उसका मतलब प्रतिफल देती है। राजनीतिक वैसे तो आपका बैकग्राउंड रहा है, आपके घर में पहले भी लोग राजनीति में अच्छा खासा अनुभव रखते रहे हैं, पद पाते रहे हैं, लेकिन आपकी राजनीति में एंट्री कैसे हुई? क्या आपने भी शुरू से सोच के रखा था कि बहुत कम उम्र में जिम्मेदारी परिवार की संभाली आपने, तो राजनीति में एंट्री आपकी कैसे हुई? देखिए, वैसे तो राजनीति हमको विरासत में मिली है। हमारे दादा स्वर्गीय सरदार बुद्धनाथ साय जब देश आज़ाद हुआ सन 1947 में, तो उस समय वो मनोनीत विधायक हुए थे, मनोनीत विधायक। उस समय मध्य प्रदेश भी नहीं था, हाँ, नागपुर उस समय राजधानी होती थी। तो उस समय 47 से 1952 तक वो मनोनीत विधायक थे। उसके बाद हमारे दो बड़े पिताजी, एक स्वर्गीय नरहरि साय का नाम भी बहुत लोग जानते हैं, वो भी कई बार विधायक सांसद रहे। 77 में मोरारजी भाई की जनता पार्टी की सरकार में केंद्र में मंत्री थे। हमारे एक और बड़े पिताजी स्वर्गीय केदारनाथ साय जी, वो विधायक थे। फिर हम को पार्टी ने लगातार विधायक सांसद बनाया और एक हमारा और भाई, ताऊ का लड़का रोहित कुमार साय, वो भी कुनकुरी से, जहाँ से मैं अभी विधायक चुन के आया हूँ, वहाँ से वो भी विधायक रहा है। तो इस तरह से राजनीति हमको विरासत में मिली है। और राजनीति में एंट्री आपकी कैसे रही? आपका राजनीतिक गुरु कौन है या आप किससे ज़्यादा प्रभावित है? देखिए, मैं सबसे पहले पंच, ग्राम पंचायत का पंच से काम स्टार्ट किया और स्टेप बाय स्टेप पंच के बाद सरपंच, विधायक, सांसद, फिर प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व और मोदी जी के प्रथम शासनकाल में MOS, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आगे हम राजनीति के क्षेत्र में बढ़ते गए। जनता बढ़ाती गई हमको। सर, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के तौर पे पहला इंटरव्यू है, जनता को कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जनता से हमारा ये निवेदन है कि एक बहुत बड़ा विश्वास उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर किया है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर, राष्ट्रीय नेतृत्व पर किया है। और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व भी और भारतीय जनता पार्टी ने हम पर विश्वास किया है। तो सबके विश्वास पर हम पूरा खरा उतरने का प्रयास करेंगे। हमको सबके आशीर्वाद और सबके मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। सर, एक आखिरी सवाल, मंत्रिमंडल के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा?
अब देखिए, अब जल्दी ही होना चाहिए। अब विचार विमर्श करेंगे हमारे वरिष्ठों से, और जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। बिल्कुल, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर पहला एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, और खुलकर उन्होंने बात की है क्या उनका विजन है, किस तरीके से छत्तीसगढ़ को आगे वो ले जाना चाहते हैं। जनता से भी उम्मीदें हैं कि जनता भी सहयोग करेगी और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। विष्णुदेव साय जी का कहना है सौम्य और सहज है, लेकिन जहां जरूरत पड़ेगी कठोर फैसले लेने से भी नहीं चूकेंगे। तो बहुत सारी शुभकामनाएं भी मुख्यमंत्री जी को हम देंगे यहाँ पर। खास मुलाकात में इतना ही। नमस्कार।